हेलो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको RUHS BSc नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 करवाने वाला हूं और मैंने इसके 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए और आज मैं तीसरे पार्ट में आपको बायोलॉजी के RUHS तथा BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो इसमें अपना क्वेश्चन के अंदर जो अगले क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से लिंग सहलग्न रोग का उदाहरण क्या है। तो लिंग सहलग्न रोग कौन कौन से होते हैं? लिंग सहलग्न रोगों से एक कलर ब्लाइंडनेस वर्ण अंधता और दूसरा हीमोफीलिया। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण अंधता और हीमोफीलिया। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जीवाणुविक पारकर्मण के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो जीवाणुविक पारकर्मण या फिर ट्रांसडक्शन के दौरान जो एक बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी होता है, एक जीवाणु कोशिका से DNA का कोई खंड या फिर किसी खंड को ग्रहण करता है और अन्य जीवाणु के अंदर पहुंचा देता है, जहां पर यह वहित कैरिड खंड पोषी जीवाणु या फिर होस्ट जीवाणु के DNA का भाग बन जाता है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण प्रयोग सबसे पहले किस जीवाणु पर किया गया। तो रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने की थी और ग्रिफिथ जब डिप्लोकोकस निमोनी पर अपने प्रयोग कर रहे थे तथा उस डिप्लोकोकस निमोनी को नियंत्रित करने के लिए टीका विकसित कर रहे थे, तब उन्होंने रूपांतरण की खोज की। तो इसका अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनी, ऑप्शन बी सही। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक F1PD के पादप का जीन प्रारूप कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C है। जब इसका स्वपरागण करवाया जाता है तो F2PD में लक्षण प्रारूप अनुपात फिनोटाइप क्या होगा। क्योंकि इसके अंदर देखो अपने क्या है, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C जीनोटाइप में केवल एक ही ऐसा एलील जोड़ा है जो हेटेरोजाइगस या फिर विषम युग्मजी है। कौन सा है? कैपिटल B, स्मॉल b। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये जो परिणाम देगा तो वो कैसे परिणाम देगा? एक संकरीय परिणाम देगा। कैसे परिणाम देगा? एक संकरीय परिणाम देगा। एक संकरीय परिणाम देगा। एक संकरीय परिणाम देने के कारण तो इसके कारण F2PD के अंदर इसका जो लक्षण प्रारूप होगा तो वो इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:2। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है और ज़्यादा कोई टफ भी क्वेश्चन नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षत कलिका तथा शीर्षत कलिका किसकी क्रियाशीलता से निकलती है। ठीक है, जो कक्षत कलिका तथा शीर्षत कलिका शीर्षत विभजोतक की क्रियाशीलता से निकलती है और इससे पार्श्व कलिकाओं की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल भारत में नई दुनिया उत्तर दक्षिणी अमेरिका से लाई गई है। तो इसके अंदर अपना है ऑप्शन है काजू, आलू तथा रबर। ये तीनों कैसी फसलें? नई दुनिया की फसलें। और पुरानी दुनिया की फसलें आम, कॉफ़ी तथा चाय को पुरानी फसलों की पुरानी दुनिया की फसलें कहते हैं। तो इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन सही गलत हो जाएंगे और काजू, आलू और रबर ये सही हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम DNA के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा दो अणुओं का संघनन या फिर दो अणु एक साथ जुड़ते हैं जिसमें ATP तथा अन्य किसी भी ट्राइफॉस्फेट का जलीय अपघटन हो जाता है। DNA के खंडों को जोड़ने के लिए अपने क्या करते हैं, अपन लाइगेज का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए लाइगेज। तो DNA के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, लाइगेज प्रयुक्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, वाही कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा चौड़ी होती है। ऑप्शन बी, वाही कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा संकरी होती है। वाही कोशिकाएं एक कोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा संकरी होती है। वाही कोशिकाएं एक कोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा चौड़ी होती है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही, क्योंकि प्रत्येक वाहिका अनेक अवयव या फिर वाहिका तत्वों की लंबान श्रेय से श्रेय द्वारा जुड़ी होती है। तो वाहिका क्या होती है? बहुकोशिकीय होती है तथा इनकी गुहा कैसी होती है? चौड़ी होती है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी।
उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है आरएनए संबंधन या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान कौन सा एंजाइम एक्सॉन खंडों को पुनः जोड़ता है। तो इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा आरएनए लाइगेज, या फिर मतलब जो भी जोड़ने का काम कौन करता है वो लाइगेज करता है, आरएनए लाइगेज। एमआरएनए के इंट्रॉन खंडों को निकाल दिया जाता है तथा एक्सॉन खंडों को लाइगेज एंजाइम द्वारा एक्सॉन खंडों को एमआरएनए के इंट्रॉन खंडों को तो निकाल देती है तथा एक्सॉन खंडों को आरएनए लाइगेज जोड़ देता है। इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आरएनए लाइगेज। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3 जीन है कि ए बी सी तथा ए तथा बी के मध्य 20%, ए तथा बी के मध्य 20% तथा बी तथा सी के मध्य 28% तथा ए तथा सी के मध्य 8% है। तो इन जीनों की व्यवस्था क्या होगी। तो इन जीनों की व्यवस्था होगी क्या होगी, पहले बी से ए तथा बी से दोनों के बीच की दूरी है 20% और ए तथा सी के बीच की दूरी कितनी है 8% है। और ए और सी के बीच की दूरी 8% है और तथा बी तथा सी के बीच की दूरी है अपने पास 20% और तथा सी तथा बी के बीच की दूरी है 28%। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा बी ए सी, या फिर सी ए बी होता है लेकिन इसका उल्टा इसके अंदर ऑप्शन में है, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी ए सी। ये थोड़ा ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन है। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है किसकी खोज के कारण आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए का हेरफेर संभव हो सकता। तो नेथन्स तथा स्मिथ के द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को उन्होंने पृथक किया था, जिसका काम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए के हेरफेर में अपने को डीएनए का हेरफेर या फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए का हेरफेर को या फिर डीएनए को काटना या फिर जोड़ने का संभव हो सका। और अभिसारी विकास कौन दर्शाता है। तो पहले हम पता करेंगे कि अभिसारी विकास होता क्या है। अभिसारी विकास होता है जो दूर संबंधी वंश होते हैं, ठीक है, उसके विकास के क्रमों के बाद भी उसके अंदर जो समान लक्षणों की प्राप्ति होती है। जैसे कुत्ता मछली मत्स्य वर्ग से है और व्हेल स्तनधारी वर्ग से, और दूर संबंधी होते हुए भी ये दोनों समान जलीय लक्षण रखते हैं। इसके कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा कुत्ता मछली और वेल। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं निम्न में से कौन सा एक जोड़ा उससे संबंधित घटना को दर्शाता है। तो इसके अंदर जो ये मस्का है, ये मस्का ऑप्शन है डी वाला, ये पूर्ण कायांतर या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दर्शाता है। पूर्ण कायांतरण के कारण मक्खी का मैगट एवं प्यूपा वयस्क मक्खी से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन डी सही। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है किसी समष्टि में यादृच्छिक आनुवांशिक अपसरण रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट संभवतः होता है आनुवांशिक रूप से अधिक विभिन्न जीवों के फलस्वरूप। आनुवांशिक अपसरण या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट तब होता है जब किसी भी समष्टि के अंदर, ठीक है, समष्टि के कुछ सदस्य अचानक या फिर बाई चांस जनन करते हैं, तो आनुवांशिक रूप से अधिक जीवों के जनन के फलस्वरूप। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि लंबे उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बनिक पदार्थ का उपयोग निम्न में से किस क्रम में होगा। ये RUHS BSc नर्सिंग तथा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कृपया नोट कर ले तथा याद कर ले। तो लंबे उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उपयोग निम्न में से किस क्रम में होगा। तो इसके अंदर अपना पहले अगर अपन लंबे उपवास रखते हैं तो सबसे पहले शरीर अपना जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है, जैसे यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन होती है उसका प्रयोग कर लेता है। उसके बाद एडिपोज ऊतक की वसा का यूज करता है। उसके बाद शरीर में उपस्थित प्रोटीन का उपयोग करता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और उसके बाद अंत में प्रोटीन। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ का शीर्षक विभजक का उपस्थित होता है। तो जड़ का जो शीर्षक विभजक होता है वो वर्धी स्थान जैसे कि मूलाग्र स्तंभ शीर्ष के साथ साथ पत्ती की
कौक कलिका या फिर एक्सियल बर्ड में पाया जाता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो केवल अपस्थानिक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल मूलांकर में, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल मूसलागुणा में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन सही होगा सभी जड़ों में। और अगर इसके पास साथ भी एक कोक कलिका या फिर एक्सियल बर्ड लिखा हुआ हो तो वो भी ऑप्शन में सही हो जाएगा। विस्तृत छिद्र युक्त कास्ट डिफ्यूज पोरस वुड मुख्य लक्षण है। तो जो डिफ्यूज पोरस वुड या फिर विस्तृत छिद्र युक्त कास्ट मुख्य लक्षण वो उष्ण जलवायु में उगने वाले पौधा का है, क्योंकि उष्ण जलवायु पौधा के अंदर जो मौसमों के बीच कोई अंतर नहीं होता, इसलिए जो कैम्बियम के अंदर कोई भी क्रियाशीलता नहीं पाई जाती है। तो इसके कारण इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए असत्य कथन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा नीट और RUHS के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तथा और हमेशा ये एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न विषय में असत्य है। इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यह C4 पौधा का एक मुख्य लक्षण है। तो जो C4 पौधे है, जो एचोक्सिलेक्स के मार्ग का अनुसरण करने वाले C4 पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण C4 पौधों के में अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैम पौधों के रंध्र। ठीक है, तो कैम पौधों के रंध्र होते हैं जो रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि ये जल की हानि को कम करने के लिए कैम पौधों में रंध्र केवल रात में खुलते हैं जब तापमान कम तथा आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे के शुष्क भाग का एक बड़ा हिस्सा कौन रखता है। तो जो पौधे के शुष्क भाग होता है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा रखता है वह हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन जो होते हैं, जो वो सजीव सामान्य अंदर के सबसे ज़्यादा तत्वों में पाए जाने वाले होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन बी सही। और उसके बाद होता है अगला क्वेश्चन हमारे पास, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर लिंग निर्धारण एक्स गुणसूत्रों की संख्या तथा ऑटोसोम समूहों के अनुपात द्वारा होता है। जो कैल्विस ब्रिज ने प्रदर्शित किया था कि ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स गुणसूत्र की संख्या तथा ऑटोसोम की समूह के या फिर संख्या के अनुपात के द्वारा होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्रिसमस रोग या फिर हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है। तो क्रिसमस रोग या फिर हीमोफीलिया का दूसरा नाम है, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है। क्रिसमस रोग का सॉरी इसके अंदर मैंने पहले ही आंसर बता दिया आपको। तो जो क्रिसमस रोग है वो क्रिसमस डिजीज का दूसरा नाम है हीमोफीलिया। तो जिसका कारण क्या होता है, जिसका कारण होता है एक 9 फैक्टर की कमी होती है। कौन सा फैक्टर कमी होती है? एक 9 फैक्टर होता है, उस 9 फैक्टर की कमी के कारण होता है। इसके अंदर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा हीमोफीलिया बी। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आते हैं, जब जीनों के एक समूह सहलग्नता दर्शाता है तब ये स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। जो सहलग्नता होता है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उसका अपवाद है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सहलग्नता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। जब कोई जीन समूह सहलग्नता दर्शाता है तब उनमें स्वतंत्र अपव्यूहन इंडिपेंडेंट असरमेंट नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ये स्वतंत्र जो सहलग्नता जिसी के अंदर दिखाया जाता है, जिस जीन के अंदर, वो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दिखा सकता। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड का अपवाहन डिजेनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड को सूचित कौन करता है। तो सामान्यतः जो आनुवांशिक कोड का अपवास होता है ए कोडन से तीसरे क्षार को सूचित करता है। अपवाहन कोडन डिग्री में 2 क्षार समान होते हैं तथा तीसरा क्या होता है, भिन्न होता है तथा ये अमीनो अम्ल को निरूपित करते हैं, जैसे UUU तथा UUC। तो दोनों में से फिलहाल जो लास्ट वाला जो अक्षर है, जैसे U और UUU में U और UUC में C, दोनों फिनाइल एलेनिल को कोडित करते हैं। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ये तीसरे नंबर का है, तो ए कोडन के तीसरे सदस्य को। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे तथा इससे अगले के क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।